एग्जाम में अनसीन पैसेज कैसे अटेम्प्ट करना है, क्योंकि सीबीएसई ने तो अब साफ साफ कह दिया है कि भाई पैसेज में से ढूंढ के एग्जैक्ट लाइन आप जो आंसर में लिख के आ जाते थे उस पर आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। तो फिर करना क्या है दोस्तों, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन इसी बीच मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही प्यारी सी स्ट्रेटेजी जो आपके बहुत काम आने वाली है और आपको अनसीन पैसेज में फुल मार्क्स दिलाने वाली है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों अनसीन पैसेज में हमें पैसेजेस दिए जाते हैं, हमें उन पैसेजेस को पढ़ना होता है, पैराग्राफ्स को पढ़ना होता है, जिसके बेस पे जो क्वेश्चन पूछे गए होते हैं उनके हम आंसर करते हैं। लेकिन हम जैसे सब जानते हैं हमारा इंग्लिश में थोड़ा हाथ ना थोड़ा तंग है, तो हम क्या करते थे, हम ये करते थे भाई, हम ना जो क्वेश्चन को पढ़ लेते थे उसमें से सेम वर्ड को पैसेजेस में ढूंढ के सेम लाइन कॉपी करके ऐसे आंसर में लिख के आ जाते थे और हमें मार्क्स मिल जाया करते थे। लेकिन सीबीएसई ने अब हमें पकड़ लिया, हमसे कहा ना 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 मुन्ना इतनी चालाकी नहीं चलेगी अब आपकी, अब हम आपको सेम लाइन नहीं लिखने देंगे, एक भी नंबर नहीं देंगे अगर आपने सेम लाइन लिखी है। इनफैक्ट आपको कॉम्प्रिहेंड करना होगा, अपना इन्फ्रेंस इंजन जो आपका है ना दिमाग, उसको यूज करते हुए आपको आंसर लिखने होंगे। अब भाई पकड़े गए, अब क्या होगा, अब भाई हमारे टीचर्स हमारे ट्यूटर्स भी हमारा ना साथ नहीं दे रहे, वो भी क्या कर रहे हैं, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज सॉल्व तो करा रहे हैं, कोई स्ट्रेटेजी नहीं बता के राजी हो रहा, सबको ऐसे मान रहे हैं जैसे किसी अंग्रेज के बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि आपको सब आता तो है, ऐसे ऐसे देख लेना कर लेना। भाई अंदरूनी बच्चा कह रहा है कि नहीं आता ना, कैसे करूं। लेकिन भाई 10 नंबर का सवाल है, ध्यान से सुनो, मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत प्यारी सी स्ट्रैटेजी। माइंड ओपन करके उस स्ट्रैटेजी को देख लो बस, ठीक है, गिव अप मत करना बस। क्या स्ट्रैटेजी है, ध्यान से सुनो भाई। ये बात मैं मान के चल रहा हूं आप सब ना मेरे जैसे, जैसा मैं स्टूडेंट था जिसे बहुत ज्यादा इंग्लिश नहीं आती थी, जो इतनी टफ टफ उसके अंदर वोकैबुलरी दी गई होती थी ना, वो मुझे पल्ले नहीं पड़ती थी, तो मैं कैसे उसको अटेम्प्ट करूं ये देखो, ठीक है। तो स्टेप नंबर वन भाई, पहली बात तो ये याद रखनी है कि हमें पैसेजेस में आंसर नहीं ढूंढने, बल्कि पैसेजेस में हिंट लेनी है, हिंट ढूंढनी है। पहले की तरह अब नहीं रहा है, तो आपको अपना माइंड क्लियर रखना है। क्या कि जब मैं पैसेजेस पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं तो मेरे माइंड में क्लियर होना चाहिए कि उसमें आंसर छुपे हुए नहीं है, उसमें हिंट छिपी हुई है, बस हिंट देखते हुए मुझे आंसर लिखने। क्लियर हो गया कि नहीं, बिल्कुल क्लियर हो गया। चलो जी, अब स्टेप नंबर 1, सबसे पहला काम आपको क्या करना है भाई, बहुत प्यारी सी स्ट्रेटेजी बताता हूं। स्ट्रेटेजी का नाम है तोड़ेंगे और फोड़ेंगे। क्या है स्ट्रेटेजी का नाम, तोड़ेंगे और फोड़ेंगे। क्या तोड़ेंगे, पैसेजेस को तोड़ेंगे और उसके बाद फोड़ेंगे, यानी उनके आंसर लिख के आएंगे और पूरे मार्क्स पाएंगे। कैसे भाई, तोड़ना कैसे, सबसे पहले ना आपको शुरू के 2 क्वेश्चंस को पढ़ना है। फर्स्ट 2 क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, रीड करना है। क्यों करना है सर, ऐसा क्यों करना है, क्योंकि भाई आपने भी देखा होगा, आपने भी आज तक जितने भी एग्जाम दिए हैं, और मैं भी आपको बता देता हूं कि शुरू का जो पहला क्वेश्चन होता है, एटलीस्ट पहला तो 100% अगर मैं कह दूं ना तो गलत नहीं होगा, कि पहला क्वेश्चन शुरू के फर्स्ट या सेकंड पैराग्राफ में से ही पूछा जाता है। गलत कह रहा हूं क्या, सही है ना। तो पहले या दूसरे पैराग्राफ में से ही ये सवाल पूछा जाता है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम क्वेश्चंस को तोड़ेंगे, पैसेजेस को तोड़ेंगे, ठीक है। तो हमने पहला काम क्या किया, पहला क्वेश्चन पढ़ा, बहुत अच्छे से समझा, जितना समझ में आता है ना आपको, जितनी इंग्लिश आती है उतना देखना, ठीक है, ज्यादा टेंशन मत लेना। पढ़ा आराम से, दूसरा क्वेश्चन आराम से पढ़ा। दोनों क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मैं गया कहां पे, पैसेजेस पे गया। पहला पैराग्राफ पढ़ा, दूसरा पैराग्राफ पढ़ा। क्या उन दोनों में मेरे पहले और दूसरे क्वेश्चन की हिंट छिपी हुई है, हां छिपी हुई है और छिपी हुई होगी। उसको समझते हुए जो मुझे मन में मेरे आंसर आ रहा है वो मैं लिख कर आ जाऊंगा, लिख के आ जाऊंगी, ठीक है। कितने वर्ड्स में यार, 30 वर्ड्स में लिख देना। कितने में, 30 वर्ड्स में। अब सवाल ये आता है कि सर क्या मैं अपना कुछ लिखूंगा, गलत नहीं हो जाए? नहीं भाई, गलत नहीं होगा, लेकिन बस ये नहीं कि कोई मूवी की स्क्रिप्ट लिख के आओगे, बिल्कुल नहीं। जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उस टॉपिक से रिलेटेड ही आपको बात लिखनी है, समझते हुए। अभी करके दिखाऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है। इतना काम कर लिया, तोड़ दिया, देखो तोड़ दिया अब आपने, अब आपका माइंड क्लियर हो गया। अब एक चीज क्या क्लियर हो गई कि भाई पहले और दूसरे पैराग्राफ में बाकी के क्वेश्चंस तो पूछे गए नहीं होंगे, ठीक है। दूसरी बात, आपका पहला या दूसरा, अगर 2 क्वेश्चन आपने ऐसे अटेम्प्ट कर लिए तो कम से कम 2 क्वेश्चन तो आपके सर से हट गए, बस अब 3 बचे, है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अब स्टेप नंबर 2 क्या होगा हमारा, स्टेप नंबर 2 देखो भाई, बहुत प्यारी स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, प्रैक्टिस करना इससे। देखो आपको करके भी दिखाऊंगा मैं, ऐसा ही नहीं हो रहा कुछ भी भाई। स्टेप नंबर 2 देखो, स्टेप नंबर 2 में अब आपको क्या करना है, अब आपने 2 पैराग्राफ जब पढ़ लिए, शुरू के 2 पैराग्राफ पढ़ लिए, मुश्किल से अब 3 पैराग्राफ आपके बचे होंगे। अब आपको क्वेश्चन नहीं देखने, अब आपको बाकी के 3 पैराग्राफ को पढ़ना है। क्या करना है, रीड रेस्ट ऑफ द पैराग्राफ, रेस्ट ऑफ द पैसेज। इनफैक्ट क्या करना है आपको, जो बाकी का पैसेज बचा हुआ है ना, अब उसको आराम से पढ़ना है, अपनी पूरी ताकत से पढ़ना है।
क्या सोचते हुए पढ़ना है, ये देखते हुए पढ़ना है कि इसमें क्या इसका निचोड़ है, क्या बात कहना चाह रहा है। ऊपर ऊपर से मोटा मोटा आइडिया लेना, बहुत सारी ऐसी वोकैबुलरी आपके सामने आएंगी जो आपको नहीं बताऊंगी। घबराना नहीं है, घबराना नहीं, क्यों, जानबूझ के तो डाली है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, यही तो फंसोगे आप। लेकिन आपको फंसना नहीं, आप ये मान के चलो ये है ही नहीं, इसको ना ऐसे ही पढ़ लो। इंग्लिश है ना, कहीं पर कोई वर्ड यूज हुआ है, मान लो ट्रांसक्राइब वर्ड यूज हुआ है, तो इसको ट्रांसक्राइब ही मान लो, ऐसे पढ़ लो, अच्छा ट्रांसक्राइब करते हुए ऐसे बोल लो, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना है। कहीं पर पैथेटिक लिखा हुआ है तो समझ लो अच्छा ये पैथेटिक ही है, अच्छा पैथेटिक क्यों हो जाता है, पैथेटिक ऐसे हो जाता है, ये करते हुए पढ़ना है, ठीक है। हिम्मत नहीं आ रही है, ठीक है, वो फंसा रहा है आपको, आप फंसना मत, जाल में मत फंसना, ठीक है। तो 3 पैराग्राफ पढ़ने के बाद बाकी के आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस पूरे पैसेज का जो निचोड़ है वो क्या, किस बारे में बात हो रही है, इतना क्लियर हो जाएगा। अब आना क्वेश्चंस पे, जो बाकी के क्वेश्चंस है, 4 क्वेश्चन बचे हुए तो 4, 3 बचे हुए हैं तो 3। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, नेक्स्ट स्टेप है रीड ऑल द क्वेश्चंस। क्या करना है अब आपको, बाकी के सारे क्वेश्चन रीड करने हैं। अब ऐसा करने से क्या होगा, जब आप बाकी के क्वेश्चन रीड करोगे तो अब आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि पैसेज में पूछा क्या गया था, क्वेश्चंस क्या हैं, आपस में आप अब उन्हें कनेक्ट कर पाओगे ज्यादा अच्छे तरीके से। क्योंकि अब आपका फोकस क्या है, पहला दूसरा पैराग्राफ तो आपने पढ़ ही लिया था, पहले दूसरा पैराग्राफ तो आपने पढ़ लिया, वो तो अब इररिलेवेंट सा हो गया है, उससे तो जो क्वेश्चन पूछने थे वो तो खत्म हो गए, एकदम नेस्त नाबूद हो गया। 3 पैराग्राफ बचे, सारी कहानी अब उन 3 में अटकी पड़ी है ना, वहीं तो सारी बातें छुपी हुई हैं, देख रहे हो दिमाग एकदम स्ट्रेटेजिकली, ठीक है। तो स्मार्टली अब आप क्या करोगे, अब जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं ना बाकी के, उनके बारे में पैसेज में कहां बात हो रही थी, पैराग्राफ में कौन से पैराग्राफ में बात हो रही थी, वहां जरा देखने की कोशिश करना। हिंट वहीं मिलेगी, हिंट मिलेगी, आंसर नहीं मिलेगा, एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा, एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा, हिंट मिल जाएगी आपको। खुद से कह के रखो कि हमारी मदद करने कोई नहीं आएगा, डायरेक्ट आंसर हमें वहां नहीं मिलेगा, लिखना मुझे मेरे ही लैंग्वेज में है। लिखना कैसे भाई, एग्जैक्ट वो वर्ड यूज मत करना, उससे रिलेटेड कोई सिनोनिम्स यूज कर देना, सिमिलर वर्ड यूज कर देना। कैसे करना भी बता रहा हूं, ठीक है, अभी बता रहा हूं, ठीक है, चलो ठीक है। तो बाकी के क्वेश्चन पढ़े और उसके बाद स्टेप नंबर 4 मैंने आपको क्या बताया, स्टेप नंबर 4 क्या बताया मैंने, क्या, फाइंड द हिंट इन कहां, पैराग्राफ। भाई आपको क्या ढूंढना है, आपको ना पैराग्राफ में वो हिंट ढूंढने के कहां उस क्वेश्चन से रिलेटेड बात हुई थी, और फिर अपने शब्दों में अपने दिमाग से सोचते हुए जो आपको फील होता है क्या उसका ये आंसर हो सकता है, वो लिख देना। ये बात और सुन लो, क्या, जब सीबीएसई ने कहा है कि बच्चे को अपनी लैंग्वेज में अपनी समझ से आंसर लिखना है, तो जरूरी नहीं है कि एक ही आंसर सही होगा, एक से दूसरा आंसर भी सही हो सकता है, और ये बात एग्जामिनर को भी पता होगी। तो अगर आप एक जैसा आंसर लिखते हो, थोड़ा सिमिलर भी लिख के आ जाते हो, तो भी आपको पूरा 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंस रखना कि हाँ मेरी अकल क्या कह रही, क्या पूछा गया और मैं क्या लिख रहा हूं। अगर आप थोड़ा बहुत भी उसके आसपास भी लिख के आओगे तो कम से कम आधा नंबर तो भाई लेके आ जाओगे, ठीक है। अब वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन भी होगा, क्या होगा, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन भी होगा। वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन में क्या करोगे, उसमें ना जो कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड बात हुई है कि उसमें किस रिगार्डिंग बात हुई है, क्योंकि जरूरी नहीं है वोकैबुलरी आपको सारी आती होगी, उसका ना आपको सेंस निकालना है कि सेंस क्या निकल रहा है यहाँ और यहाँ बात क्या हो रही है, उन दोनों को आपस में कनेक्ट करना। कैसे करना भी बता देता हूं। तो भाई ये 4 स्टेप्स हैं, ये आपको मैंने एक स्ट्रेटेजी बताई है। जब आपका अंधेरे में कोई रोशनी नजर नहीं आ रही ना, ये है वो बल्ब भाई साहब जो आपके दिमाग की बत्ती जला देगा, ठीक है, और आपको रोशनी देगा। तो ये आपको स्टेप्स 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं, और इसके बाद आप बहुत आसानी से स्ट्रेटेजिकली ज्यादा बेटर परफॉर्म कर पाओगे। दोबारा से सुन लो, सबसे पहले फर्स्ट 2 क्वेश्चंस को रीड करना है, उनके आंसर फर्स्ट 2 पैराग्राफ में ढूंढने हैं, उसके बाद रेस्ट ऑफ द पैराग्राफ जो बचे हुए हैं वो आपको पैसेज को पढ़ना है, पढ़ लिया, उसके बाद क्वेश्चंस को पढ़ना है, और क्वेश्चन से रिलेटेड जो पैराग्राफ में जहां भी बात हुई थी वहां हिंट को कनेक्ट करना है, देखना है, ठीक है। जितनी इंग्लिश आती है उतनी यूज करनी है, नहीं आती जितनी उसको भूल जाना है, उसको टेंशन नहीं लेना। और इस तरह से आपको अपना पूरा पैसेज को अटेम्प्ट करना है। कैसे करना है आओ दिखाता हूं। दोस्तों आपके एग्जाम में जिस तरह का हमें सैंपल पेपर दिया गया है, तो कुछ इस टाइप का आपका क्वेश्चन आएगा जिसमें 5 पैराग्राफ होंगे और फिर क्वेश्चन पूछे गए होंगे। अब सबसे बड़ा नुकसान ये होता है पैराग्राफ को एक साथ पढ़ने का कि हमें याद नहीं रहता कि फिर क्वेश्चन जो पूछे गए तो कहां क्या बात कही गई थी, हम ना पूरा होच पोच कर देते हैं, पूरा मैसअप हो जाता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि पहले सिर्फ 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, तोड़ो और फिर फोड़ो।
ये है सबसे आसान तरीका, ठीक है। वो ये होता है ना कि एकदम काट के जब कोई चीज छोटी करके की जाती है आसान रहती है। तो हमें क्या करना है भाई, हमें कुछ नहीं करना, हम पैराग्राफ को नहीं पढ़ने वाले। हमने तो ऐसे हाथ खड़े किए, माइंड को रखा खुला, ये सोचते हुए कि मुझे अपने मन से आंसर लिखने हैं। ये तो बस मेरे को हिंट के लिए दे दिया गया है, सिर्फ हिंट निकालूंगा, यहां से निकालूंगी, ठीक है। पहले मैं पढ़ूंगा क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट डज द राइटर मीन बाय सेइंग दैट इट फील्स ग्रेट व्हेन लाइफ गोज आवर वे। वो कह रहा है राइटर का क्या मतलब, जब वो कह रहा है कि जब जिंदगी लाइफ गोज आवर वे। अभी इतनी इंग्लिश तो आप सबको ही आती है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा। ये नहीं आएगा कुछ इस तरह का ही आएगा ना, और क्या आ जाएगा, क्या पूछ लेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, लाइफ गोज आवर वे, जिंदगी हमारे अनुसार चलती है। इससे क्या मतलब है भाई, जैसा हम चाहते हैं वैसी चलती है ना। इसका आंसर ये तो होगा। पैसेज को भूल जाओ, छोड़ो इसको एकदम ऐसे उठा के फेंक दो इसको। तो आपको क्या समझ में आ रहा है, जिंदगी हमारे अनुसार चलती है, वो क्या बोल सकते हो कि भाई जैसा हम चाहते हैं, हम प्लान करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं वैसी, ठीक है। या फिर लाइफ आप जैसी हम डिजायर करते हैं वैसी लाइफ, डिजायरस लाइफ हो जाएगी, ठीक है। अब पहला पैराग्राफ पढ़ूंगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन भी तो पढ़ना था। हाँ चलो, दूसरा क्वेश्चन क्या है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय रिप्लेसिंग द अंडरलाइन फ्रेज विद अ वर्ड दैट मीन्स द सेम फ्रॉम लाइन्स 20 to 25। यहां तो लाइन ही मेंशन कर दी, सबसे आसान बात हो गई। उनने कहा है कि भाई यहाँ पे जो पैराग्राफ लिखा हुआ है उसमें 20 से 25 वाली लाइन में कुछ इस तरह का वर्ड लिखा हुआ है जो आपको रिप्लेस करना है। ये अंडरलाइन वर्ड जो है ना, प्रिवेंटिंग हिमसेल्फ फ्रॉम रीचिंग हिज गोल्स पर्पसली। और इसके लिए मैंने आपको बताया था कॉन्टेक्स्ट यूज करना। कॉन्टेक्स्ट मतलब भाई 20 से 25वीं लाइन में जितने भी टफ वर्ड्स यूज हुए हैं ना, 2 या 3 जितने भी, उनको मैं पढ़ूंगा, उनको इससे रिलेट करके देखूंगा, क्या उसका मीनिंग यही निकल रहा है, बिल्कुल रिलेट हो पा रहा है, क्या सेंस निकल रहा है, लिख दूंगा। अगर एक ही कोई टफ वर्ड है तो आंख बंद करके लिख दूंगा, ठीक है। देखते हैं, तो 2 क्वेश्चन तो एकदम क्लियर हो रहा है ना। चलो पहले क्वेश्चन का आंसर ढूंढता हूं फर्स्ट पैराग्राफ में। तो भाई जैसे आप यहाँ पे जाओगे ना, ये फर्स्ट लाइन में यहाँ मिल जाएगा आपको, ये रहा, और सर्कमस्टेंसेस एंड लिमिटेशंस फ्लोरिशिंग एंड ट्राइंग टू मेक आवर ड्रीम्स कम ट्रू फील्स ग्रेट व्हेन लाइफ गोज आवर वे। यहां मुझे आंसर नहीं मिला, जो कि नहीं मिलना था, क्योंकि ये तो हिंट के लिए दिया गया था। यहाँ तो बस यूज हुआ है कि व्हेन लाइफ, जब हमारी जिंदगी हमारे अनुसार जाती है, हमारे वे में जाती है, तो हमें क्या लगता है, हमें क्या लगने लगता है कि लाइफ हमें ग्रेट लगने लगती है, हमारे सपने सारे अच्छे लगने लगते हैं, फला फला डिमका डिमका, ये बात हो रही है। तो यहाँ तो आंसर नहीं मिला। तो मैंने क्या कहा था, अपने माइंड से लिखना। अपने माइंड से क्या लिखोगे, अब भाई वही लिख दोगे, बिल्कुल वही यहाँ से लिखोगे कि इसका मतलब क्या है कि लाइफ गोज आवर वे मीन्स द राइटर सेज दैट इट फील्स ग्रेट व्हेन लाइफ गोज आवर वे। दैट मीन्स क्या है, दैट मीन्स क्या है कि व्हेन द लाइफ गोज एज पर आवर एक्सपेक्टेशंस एंड प्लान्स, बिल्कुल ये हो जाएगा, ठीक है। या व्हेन वी गेट द लाइफ वी डिजायर ऑफ, ठीक है। इस तरह से आप आंसर, क्या एक ही आंसर सही है, नहीं, दोनों आंसर बोले, दोनों ही सही है, ठीक है। इसमें से कुछ उठा सकते हो, यहां तो मैं पढ़ नहीं पाया था, इसमें से कुछ उठा सकते हो, क्वेश्चन की लाइन भी उठा के थोड़ा सा उसमें मिला जुला के भी आप यूज कर दोगे, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि क्वेश्चन की लाइन यूज बिल्कुल यूज नहीं। हाँ, यहां से कुछ कॉपी मत कर लेना, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में 20 to 25 लाइन में गया, तो भाई मेरे को ये मेरे को मिला। अरे भाई कहां गया, ये रहा, एबिलिटी टू स्टॉप द सेल्फ सबोटाजिंग डाउनवर्ड स्पाइरल, क्योंकि इसमें और कोई टफ वर्ड था ही नहीं, और इसका मीनिंग यही निकल रहा। आप पढ़ के देख लेना, आपके लिए भी इतना आसान होगा। मुश्किल से यार 5 मिनट नहीं लगेंगे और आपके शुरू के 2 क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएंगे, ठीक है। अब आप क्या करना था भाई, पूरा पैराग्राफ पढ़ने थे, बाकी के 3 पैराग्राफ पढ़ना, ये काम आपका है। मैं साइड हो रहा हूं, अच्छे से देख लो, बाकी के 3 पैराग्राफ ढंग से पढ़ते हैं। बाकी के 3 पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपको ना एक आइडिया हो गया होगा कि इसमें क्या बात कही गई है, इसमें किस बारे में बात की गई है, कैसे हमें जीना चाहिए, लाइफ को कैसे देखना चाहिए, माइंडफुलनेस क्या होती है, इसके बारे में है कि भाई माइंडफुलनेस क्या है, और क्या बात की गई है भाई इसके अंदर। और इसके अंदर भाई यही कही गया कि भाई नेगेटिव और सेल्फ सबोटाजिंग फीलिंग से हमें कैसे दूर रहना है, फेलियर से कैसे दूर रहना है, कैसे उसका फायदा उठाना है, फेल होने पर भी हमें झुकना नहीं है। थॉमस एडिसन ने क्या कहा था, इस बारे में बात की गई है। और ये बस ये है, फेलियर, सक्सेस, थॉमस एडिसन, माइंडफुलनेस, ये तो बातें की गई हैं। मोटा मोटा आइडिया लिख लिया, मोटा मोटा। आओ क्वेश्चन देखते हैं बाकी का। स्टेट द मीनिंग ऑफ सोशल इंटेलिजेंस एज इंप्लाइड इन द पैसेज। सोशल इंटेलिजेंस का क्या मतलब है। अब याद रखने वाली बात यह कि सोशल इंटेलिजेंस का यहां पे तो डेफिनेशन नहीं दी गई होगी, ऑब्वियसली नहीं दी गई होगी, लेकिन हाँ इस्तेमाल जरूर किया होगा। ये रहा, जो कि आप देख भी सकते हो, ये रहा सोशल इंटेलिजेंस, ये रहा। लेकिन यहां भी कोई फायदा ही नहीं है ना, कोई फायदा नहीं है, हिंट दे रखी है बस, और कुछ भी नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको खुद से, मैंने क्या कहा था, यहां पे आपको एक हिंट मिल जाएगी कि इसका इस्तेमाल कैसे हुआ है। सोशल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हुआ है ऑप्टिमिज्म, सेल्फ कंट्रोल, उसके बाद सोशल इंटेलिजेंस आया। इसका मतलब क्या हुआ, सेल्फ कंट्रोल, सामाजिक, सोशल का मतलब क्या होता है, सामाजिक, इंटेलिजेंस मतलब समझ, आपकी बुद्धि। तो समाज को समझने की बुद्धि, यानी लोगों को समझने की बुद्धि, उनकी फीलिंग्स को समझने की बुद्धि, वही सोशल इंटेलिजेंस है।
तो वही आपको अपने वर्ड्स में करके लिख देना। अगर आप इसको टूटा फूटा भी लिख के आते हो तब भी आधा नंबर तो लेके आओगे ही दोस्त, क्योंकि मैं जानता हूं कि ऐसा नहीं है कि सोशल इंटेलिजेंस की आपको डेफिनेशन रटी हुई है ना। एग्जामिनर भी ये बात जानता है कि आपको डेफिनेशन तो रटी हुई नहीं है, लेकिन अगर आप अपने वर्ड्स में उससे मिलता जुलता भी लिख के आओगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं जो आपसे कह रहा हूं ना बार बार कि ये हिंट के लिए है, इसको सोचो हिंट के लिए है, इसमें आंसर नहीं ढूंढना तो आपको अपने अपने दिमाग से सोचना क्या है इसका मीनिंग, क्या चीजों को सिंपल रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन का आगे। हाउ डज माइंडफुलनेस हेल्प्स इन क्वाइटनिंग द नॉइज ऑफ फियर्स एंड डाउट्स। के भाई माइंडफुलनेस मतलब माइंडफुल रखने वाली चीज के मतलब माइंडफुलनेस। ठीक है, इसका मतलब तो ये निकल रहा है कि वो कैसे क्या करती है, हेल्प करती है क्वाइटनिंग द नॉइज ऑफ फियर्स। नॉइज ऑफ फियर्स का मतलब समझ में आ रहा है कि डर का शोर और शक, मतलब जब हमें अपने अंदर ही डर लगने लगता है, शोर लगने लगता है, तो माइंडफुलनेस कैसे हमारी हेल्प करता है। माइंडफुलनेस के बारे में देखो यहाँ बात की गई है, ये रहा डुक 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 ये रहा। माइंडफुलनेस इज अ प्रैक्टिस that makes an individual stay at the moment by bringing awareness of his or her experience without judgment। इसको ना 5-7 बार एकदम से पढ़ते रहना, इसका मीनिंग समझने की कोशिश करना, क्या कहना चाह रहा है, माइंडफुलनेस क्या होती है। हिंट मिल गई कि माइंडफुलनेस क्या होती है। वो कह रहा है कि माइंडफुलनेस हेल्प कैसे करती है डर को दूर भगाने में, शक को दूर भगाने में। क्या लिख नहीं पाओगे, लिख लोगे ना यार मेरे दोस्तों, आप लिख लोगे, फिर आप लिख लोगे भाई मैं माइंडफुलनेस कैसे हेल्प करती है, माइंडफुलनेस का काम क्या है। पहले उसके बारे में थोड़ा सा अपने लफ्जों में भी लिख देना कि माइंडफुलनेस हेल्प्स अस इन लिविंग इन प्रेजेंट मोमेंट विदाउट जजिंग अदर्स, या विदाउट जजिंग पीपल, विदाउट जजिंग टुडेज कंडीशन। इस तरह से भी लिखोगे ना आप तो आपको एक आइडिया दे दोगे कि माइंडफुलनेस ये होती है। एंड बाय दिस इट हेल्प्स इन क्वाइटिंग द नॉइज ऑफ फियर्स। इस तरह से कर दोगे। ठीक है, तो जो आपको समझ में आएगा हल्का फुल्का से उठा के, क्योंकि वो आपकी समझ में देखना आ रहा है। ठीक है, तो मुझे क्लियर है कि आपको यहां से एक हिंट मिल गया। भाई मुझे भी तो हिंट मिल रहा है, मैं भी जो हिंट मिल रहा है मैं उससे बोले चला जा रहा हूं। ठीक है, मेरे सामने आप कोई और पैराग्राफ रखोगे, मैं उसमें भी समझूंगा, जो मुझे समझ में आएगा भाई माइंडफुलनेस का मतलब क्या हो रहा है वो मैं कर दूंगा। ठीक है, तो इसमें एक बार बार कह रहा है कि भाई विदाउट जजमेंट, आपको एक्सपीरियंस से जो आप चीजों को देखते हो, आप प्रेजेंट मोमेंट में जीते हो, वही माइंडफुलनेस है। ज्यादा सोचते नहीं हो, ओवर थिंकिंग नहीं करते हो, इमोशंस को समझते हो, फीलिंग्स को समझते हो दूसरे की, तो वो सारी चीजें यहाँ पे लिख दोगे, 2-3 लाइन में लिख देना, बस हो गया काम। लेकिन ये लिख के आ जाओगे ना सिर्फ एग्जैक्ट लाइन, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है लिस्ट 2 रीजंस एज टू व्हाई ह्यूमंस आर अनलाइक रोबोट्स। इसका क्वेश्चन समझ रहे हो, ज्यादा इंग्लिश भी नहीं आती तो भी समझ में आ रहा है ना कि भाई ऐसा क्यों लगता है कि ह्यूमंस आर अनलाइक रोबोट्स, कि भाई ह्यूमंस रोबोट्स जैसे नहीं है। क्या रोबोट्स में दिल होता है क्या? नहीं होता। फीलिंग्स होती है क्या? नहीं होती। अरे कितने सारे रीजन लिख दोगे। रोबोट में दिमाग होता है? नहीं भाई, सीपीयू होता है। लिख दो ना, कोई भी दो उठा के लिख दो, क्या दिक्कत है भाई? उनमें फीलिंग्स नहीं होती, उनमें दिमाग नहीं होता, उनमें इमोशंस नहीं होते, लिख दो बस, आपको नंबर मिल जाएगा। तो इस तरह का ही क्वेश्चन आने वाला है, इस तरह की पेपर आने वाला है। एक और सॉल्व कराता हूं और मैं आपको बताता हूं कैसे मेरी बताई हुई ट्रिक आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। तोड़ेंगे और फोड़ेंगे स्ट्रेटेजी के साथ मैं एक और पैसेज आपके सामने सॉल्व करने वाला हूं, जिसको आप भी अटेम्प्ट करने वाले हो। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले काम क्या करना है, फर्स्ट 2 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और उनके आंसर पहले 2 पैसेजेस में ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, व्हाट डज द राइटर मीन बाय सेइंग टू गेट आवर लाइव्स इन ऑर्डर। राइटर का क्या मतलब है ये कहते हुए कि लाइफ को ऑर्डर में रखना। लाइफ को ऑर्डर में रखने का मतलब क्या है भाई? उसको अरेंज करना, उल्टी सीधी हरकतें ना करना। लेकिन इसका आंसर लिखने से पहले मैं एक बार हिंट जरूर लूंगा कि कहां ये वर्ड यूज हुआ है, किस तरह से यूज हुआ है, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है। उससे पहले दूसरा क्वेश्चन भी पढ़ लेता हूं। 2 क्वेश्चन पढ़ने ना शुरू के। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय रिप्लेसिंग द अंडरलाइन। रिप्लेस करना है 5 से 10 लाइन में वर्ड छुपा हुआ है। कौन सा वर्ड? पॉसिबली इन द नियर फ्यूचर, यानी नियर फ्यूचर में ऐसा संभव है, ऐसा कोई वर्ड मुझे देखना है 5 से 10 लाइन में। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर मेरे यहां पे मिल सकते हैं मुझे। चलो ढूंढता हूं। ठीक है जी, तो जब मैं इसको पढ़ूंगा आप भी पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, आप ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ना, तो आपको समझ में आएगा कि इसमें बात हो रही है कि लाइफ में जो अगर आप थोड़ा सा केयरफुल रहते हो, अवेयर रहते हो, तो आप डेंजर से बच सकते हो, लाइफ के डेंजर से बच सकते हो। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे ये रहा वर्ड जो यूज हो रहा है आपका, टू गेट आवर लाइव्स इन ऑर्डर। ये रहा आपका फ्रेज के लाइफ यू एंड आई नीड टू मेक अ डिसीजन दैट वी आर गोइंग टू। तो यहाँ पे भी आपको हिंट मिली, आंसर नहीं मिला, ये तो बस यूज हो गया, बात खत्म हुई। तो आप क्या लिखोगे जब ये पूरा आप समझ लोगे, आपको आइडिया हो जाएगा। तो इसका कहने का मतलब यही है कि लाइफ को ऑर्डर में रखना, यानी लाइफ को कैसे करना, ऑर्गेनाइज करना, लाइफ को अरेंज करना, टू अरेंज द लाइफ प्रॉपरली एंड अवॉइड रिस्क एंड डेंजर। यही तो इसका मतलब निकल रहा है। आप कुछ और भी लिखना चाहो इसी से मिलता जुलता तो भी सही है। मैंने तो इसको देखते हुए 1-2 वर्ड ऊपर से उठाए, थोड़े से अपना लगाए 1-2 वर्ड, और हो गया काम मेरा। तो इसका आंसर ही निकल आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था भाई, 5 से 10 लाइन में पोटेंशियल वर्ड। यहाँ पे ये साफ साफ मेरे को दिख रहा है, ये रहा पोटेंशियली। इसमें और कोई इतना टफ वर्ड है ही नहीं, और पोटेंशियली का मतलब ही होता है कि ऐसा नियर फ्यूचर में हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे रख के देख लेना, बिल्कुल सूट हो जाएगा, मैच हो जाएगा। और इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन, जो बाकी के क्वेश्चन है, बाकी के 3 पैराग्राफ पढ़े, उसको पढ़ने के बाद आप बाकी के क्वेश्चन भी आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। देखो ना थर्ड क्वेश्चन क्या है, स्टेट द मीनिंग ऑफ एन अनसस्टेनेबल लाइफ।
अब भाई अनसस्टेनेबल लाइफ का मतलब, अनसस्टेनेबल का क्या मतलब होता है, थोड़ा सा सोचो ना अपनी तरफ से। तो अनसस्टेनेबल का मतलब तुम्हें ये होगा कि जो सस्टेनेबल नहीं है, जो अभी तो है, इन फ्यूचर में नहीं है। तो ऐसी लाइफ के बारे में बात की गई है। तो पहले आपको यहां पर देख लेना कि कौन से पैराग्राफ में अनसस्टेनेबल लाइफ के बारे में बात की गई है, वहां से थोड़ी सी हिंट उठाना और अपने वर्ड्स में इसको लिख देना, ठीक है, जो आपको समझ में आता है। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं? बिल्कुल क्लियर हो रहा है, बिल्कुल क्लियर हो रहा है दोस्तों। अब बाकी के क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करो और इस तरह के पैराग्राफ को, पैसेजेस को आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। मेरी बताई स्ट्रेटेजी से अगर आप कोई भी बुक आप फॉलो कर रहे हो, कोई भी सैंपल पेपर फॉलो कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चन बैंक फॉलो कर रहे हो, ये स्ट्रेटेजी आपको अप्लाई करनी चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका टाइम बचेगा, आप ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, फुल मार्क्स पाओगे। कोई डाउट आता है इंस्टाग्राम पे डीओ सर काशिफ की आईडी पर मुझसे आप पर्सनली क्वेश्चन कर सकते हो। हम आ रहे हैं लाइव, मैं आपको लाइव कराऊंगा, कल लाइव करा दूंगा। डेट कौन सी है कल? 23 तारीख है। तो 23 तारीख को शाम को लाइव आके मैं आपकी पोएट्री फर्स्ट फ्लाइट को कंप्लीट कराने वाला हूं। पोएट्री कह रहा हूं, फर्स्ट फ्लाइट जो आपकी बुक है उसको कंप्लीट कराने वाला। पोएट्री तो मैंने आपकी कराई दी है, पोएम्स वगैरह करा दी हैं, तो वो मैं कराऊंगा। तो मेरे साथ लाइव में जरूर जुड़िएगा। कोई भी सवाल आता है मुझसे जरूर पूछिएगा, मैं आपकी पूरी तैयारी कराने के लिए लगा हुआ हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, बाय बाय।